फीटस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है, दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। ठीक, तो ये हम लोग पिछले कुछ दिनों से पढ़ते रहे हैं। तो इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये देर आर सर्टेन ड्रग्स विच एक्ट्स ऑन मायोमेट्रियम, यानी मसल्स पर एक्ट करने वाली, यूट्रस की जो मसल्स हैं इस पर एक्ट करने वाली दवाएं। तो यूट्रस की जो बाहरी लेयर है मायोमेट्रियम, तो इनमें से कुछ दवाएं ऐसी हैं जो स्टिमुलेंट्स हैं, जो इसको स्टिमुलेट करती हैं। राइट। स्टिमुलेंट्स का मतलब कि देर आर सर्टेन ड्रग्स जो कि मायोमेट्रियम पर एक्ट करती हैं और ये यूट्रस को स्टिमुलेट करती हैं, यूट्रस के अंदर मूवमेंट कॉज कराती है, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन कराती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। एंड देर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर यूट्राइन रिलैक्सेंट, जो यूट्रस को रिलैक्स करती है। राइट। तो यूट्रस पर कॉन्ट्रैक्शन कराने वाली जो दवाएं जिनको हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक लाइक ऑक्सीटोसिन है, तो ऑक्सीटोसिन नेचुरल भी है और दवा के रूप में अवेलेबल है। ये प्राकृतिक रूप से भी बनती है और इसको हम बाहर से दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब नेचुरल एज वेल एज, यानी प्राकृतिक रूप से भी बनती है ये, और इसे हम दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। there are there are drugs like ergot alkaloids, ergot alkaloids में लाइक ergometrin है, एंड मिथाइल ergometrin है। ठीक है। देन
एल्कलॉइड मतलब इट इज ये बाहर बनाया था, इट इज these दवाएं, these drugs are basically taken from फंगस, फंगस से लिया जाता है, फफूंदी से निकाला जाता है। Then there are certain drugs which are known as prostaglandins. तो प्रोस्टाग्लैंडिन नेचुरल भी होते हैं, प्राकृतिक कुदरती तौर पर यहाँ यूट्रस में बनते हैं, एंड दे आर यूज्ड एज अ ड्रग ऑल्सो, दवा के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Alright. Then there are uterine relaxants. यूट्रस को रिलैक्स करने वाले, रखने वाली दवाएं जो होती हैं, जैसे रिटोड्रीन है, रिटोड्रीन और लाइक निफेडिपिन है, एम्लोडिपिन है, इस तरह की दवाएं। ऑलराइट। एंड इवन प्रोजेस्टेरॉन हैज यूट्राइन रिलैक्सेंट एक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोजेस्टेरॉन हैज यूट्राइन रिलैक्सेंट एक्शन जो। ऑलराइट। अब जो सवाल पैदा होता है वो सवाल यही पैदा होता है कि इन दवाओं की जरूरत जरूरत क्या होती है नहीं? तो हम इन सारी बातों को हम लोग अभी, कुछ बातें पहले पढ़ी है, कुछ अभी पढ़ेंगे हम। ऑलराइट। तो दिस, एज यू नो, वी हैव नोन, ये यहाँ ओवरी है और ब्रेन से लटकी हुई ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का लाइक एंटीरियर पार्ट है, जैसे आगे का पार्ट है इसका, इससे निकलने वाले हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से लाइक एंडोमेट्रियम बनता है, मैच्योर होता है, एंड ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन। यानी यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ
तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ओवम बनता है। यहाँ ओवम मैच्योर होता है और ये ईस्ट्रोजन भी बनाते हैं। फिर बाद में आता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच इस पर एक्ट करता है और लाइक ओवम को निकाल दे तो ओवम यहाँ आ गया। और ये अब ओवम माइनस हो गया तो जो बचा वो ये बचा कॉर्पस लूटियम। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों बनाता है। दोनों का एक्शन यहाँ है एंडोमेट्रियम पर। ये एंडोमेट्रियल सेल्स है। राइट, यहाँ स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग यहाँ इम्प्लांट हो गया और फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता रहा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखा जब तक कि यहाँ प्लेसेंटा बन जाए। तो यहाँ प्लेसेंटा बन गया। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना रहे हैं। तो शुरुआत में लाइक ये बनाता है, बाद में ये जैसे प्लेसेंटा कहता है कि हम आ गए हैं अब हम खुद बना लेंगे, तो ये खुद ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाने लगते हैं और ये फीटस है यहाँ बना रहता है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है और प्रेगनेंसी एडवांस करती है, यानी बच्चा दिन ये तरक्की करता रहता है, ये साइज में बढ़ता चला जाता है। राइट, so this is the progesterone, the pro-gestation hormone, pro-pregnancy hormone and estrogen. लेकिन जैसे कि आपको हमने बताया था, पहले भी हम बताते रहते हैं कि जब ये बच्चा यहाँ ग्रो कर गया तो ऑब्वियसली द यूट्रस एनलार्जेस, यूट्रस एनलार्ज कर जाता है, फीटस मैच्योर हो गया, मैच्योर यानी इसके सारे सिस्टम्स बन गए, इसका फेफड़ा मैच्योर हो गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि फेफड़ा मैच्योर हो गया है नहीं। ये क्योंकि ये बच्चा जब बाहर आएगा तो इसे सबसे पहले सांस लेना हो, तो इसका फेफड़ा भी मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया है। तो जब मैच्योरिटी आ जाती है इसमें, तो जैसे यहाँ से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन विड्रॉ होने लगते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बनना बंद होने लगा, विड्रॉ होने लगे। तो हमने आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड will release a hormone that will be oxytocin. Oxytocin will act on the myometrium और myometrium पर एक्ट करके लाइक ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू करता है। ये प्लेसेंटा डिटैच होने लगता है और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, समझ में है ना, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश यूट्रस के सेल्स जैसे अपनी सेल मेम्ब्रेन से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। राइट, तो ऑक्सीटोसिन कम्स फ्रॉम हेयर थ्रू ब्लड, ब्लड के माध्यम से आता है बिकॉज इट इज अ हार्मोन
released by the posterior pituitary. और तो ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कराना शुरू करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये ऊपर से, नीचे इसका असर नहीं होता। अब इसका मतलब समझ जाओ, ये कुदरत का इंतजाम है। ये मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, रप्चर मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो निकल जाता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, लेबर पेन्स होने लगते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये लोकली प्रोड्यूस्ड है। प्लेसेंटा को ये डिटैच करने लगते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ावा देते हैं, प्लेसेंटा को जैसे डिटैच करने लगते हैं कि अब, है ना, प्लेसेंटा इज अ पार्ट ऑफ फीटस, ये बच्चे का पार्ट है। बच्चे के अस्तित्व के आने के बाद जैसे बच्चे के साथ साथ इसको बनाया गया है प्लेसेंटा, तो ये डिटैच होने लगता है ये। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम तो डायग्राम बनाते ही रहते हैं कि साथ यहाँ नाल भी होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लाइकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा डिटैच होने लगा, राइट। यहाँ तक कि ये जो फीटस है, ये बच्चा है, ये इसके सेल्स भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने लगते हैं। तो मतलब जल्दी है कि जल्दी अब बाहर निकालो यहाँ से। बच्चा मैच्योर हो गया, मोर देन 37 वीक प्रेगनेंसी, चाइल्ड इज मैच्योर। अब वो यहाँ रहेगा तो ये माहौल अब उसके लिए सही नहीं है, इसको बाहर निकलना है। तो शरीर की जरूरतों को सबसे बेहतर कौन जाने सिवाय ब्रेन के? तो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे एक्ट करना शुरू करता है और यहाँ पे बर्थ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑलराइट। और इसमें हेल्प करता है लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये नेचुरल प्रक्रिया है। और इसी के साथ ये बच्चे का डिसेंट शुरू होता है। बच्चा डिसेंट, मेम्ब्रेन रप्चर कर गई, इनफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, बच्चे का डिसेंट होने लगा, बच्चा नीचे उतरने लगा, सर्विक्स डायलेट करने लगी, द चाइल्ड विल बी बॉर्न, राइट। बच्चा पैदा हो गया, उसके थोड़ी देर के बाद प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाएगा, है ना। ये हम लोग पढ़ते रहते हैं, लाइक पीडियाट्रिक्स में हम लोग इसको बहुत आराम से पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। और काफी कुछ बातें हैं, जैसे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी बातें हम लोग उसमें पढ़ते हैं। ऑलराइट। तो ये दो चीजें जो प्राकृतिक रूप से बनती हैं और जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। और हमने जैसे बताया कि जैसे बच्चा मैच्योर हुआ और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बनना यहाँ बंद हो गया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ हो गए, बंद हो गए। भाई यही सपोर्ट करके रखे थे, यही सपोर्ट करके रखे थे, यही यूट्रस को एकदम रिलैक्स करके रखे हुए थे, हिलना मत, कॉन्ट्रैक्ट मत करना। और भी मैकेनिज्म है जो इसको रिलैक्स करके रखता है, जो कि अभी जब बच्चा यहाँ पे जन्म ले चुका है और ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पर डेवलप किए जा रहा है,
तो इसको रिलैक्स करके रखा जाता है, राइट। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन इसको रिलैक्स करके रखता है, एंडोमेट्रियम दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं और ये बच्चा इससे जुड़ा रहता है और इस तरह से बच्चा यहाँ डेवलप कर रहा है। और यूं समझ लीजिए जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये एड्रिनल ग्लैंड कर दी है, ठीक है। और ये भी ब्लड में बहते हुए ब्लड के माध्यम से यहाँ पर आती है और यहाँ पर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, मतलब एक स्विच है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर उस पर एक्ट करती है। एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन रिलैक्सेशन, मींस इसका एक्शन लाइक इट इज एसओएस एक्शन। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, तो जैसे ब्रेन कहता है रे रे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से सिग्नल भेजता है, एड्रेनलिन रिलीज करो, रिलीज हो गया, इस पर एक्शन होगा, ये इसको रोकता है। रिलैक्स, 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 ठीक है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं ये, है ना, बिकॉज अनलेस हम इन बातों को, इन घटनाओं को नहीं समझते हैं तो हम जब दवाएं पढ़ेंगे तो उनको हमें समझ में नहीं आता क्या कह क्या रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जब प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ होने लगते हैं, विड्रॉ होने लगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉ होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीटोसिन आ गया, ये कॉन्ट्रैक्शन कराने लगा, प्रोस्टाग्लैंडिन आ गया, कॉन्ट्रैक्शन कराने लगा। तो उसी समय आपको हमने बताया था कि यहाँ से प्रोलेक्टिन रिलीज होता है, ब्लड के माध्यम से प्रोलेक्टिन ब्रेस्ट में जाता है और ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स हैं, इन सेल्स को मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए बोलता है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और जैसा कि हम आपको पूरी बात बताते रहे कि जिस समय ये बच्चा यहाँ डेवलप कर रहा था, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन कर रहे थे, उस समय ये यहाँ पर भी एक्ट कर रहे थे और इनको तैयार कर रहे थे मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन समाप्त हुआ, ये बर्थ की प्रक्रिया शुरू हो गई, इसने प्रोलेक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज किया। प्रोलेक्टिन नाम से लगता है कि इट इज प्रोलैक्टेशन, तो यहाँ लैक्टेशन यानी मिल्क सिंथेसिस शुरू कर देता है, राइट। एंड एज सून जैसे बच्चे की पैदाइश हो गई, द चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चा पैदा हो गया, तो राइट, ये बच्चा आ गया यहाँ बाहर, है ना, ये नाल है, कुछ देर के बाद नाल काट दी गई, 1 मिनट के बाद, थोड़ी देर में ये भी डिलीवर हो जाएगा, तो बच्चा भी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गया, नाल बांध के काट दी गई, ठीक है। ये बच्चा फ्री है, ये सांस लेने लगा, अब इसे भूख लगी है, तो इस बच्चे को जब यहाँ लाया जाता है, जब ये सक करता है, सक करेगा, द चाइल्ड सक्स, तो ये जो मिल्क के जो ग्लैंड्स हैं, इनकी जो मायो एपिथेलियल सेल्स है यहाँ, मायो एपिथेलियल सेल्स,
ऑक्सीटोसिन इन पर भी एक्ट करता है, मायोएपिथेलियल सेल्स पर, और इन्हें इन्हें स्क्वीज कराता है मसल्स की तरह। जैसे ये मसल है वैसे ये भी मसल है, इनसे कहते हैं मिल्क को इजेक्ट कराओ, मिल्क इजेक्शन। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में इन सबको बहुत पढ़ा कि किस तरह से एंडोमेट्रियम बनते हैं, टूटते हैं, और उनका दवा के रूप में किस तरह से हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट ड्रग्स विच एक्ट ऑन मायोमेट्रियम। तो दवाओं को पढ़ने से पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ जाएं। तो देखिए, व्हेन द चाइल्ड मैच्योर्स, जब बच्चा मैच्योर हो गया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेशन मेन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेशन, प्रो प्रेगनेंसी हार्मोन, ये विड्रॉ कर लेता है, ये अपने आप को हटा लेता है। समझ में आ गया आपको? प्रोजेस्टेरॉन उसके बाद ये रिलीज होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यहाँ का योगदान है, लोकल योगदान ये है। ठीक, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। जब प्रेगनेंसी थी तो प्रेगनेंसी के दौरान लोकल करके रखे हुए थे। अगर मान लीजिए किसी समय कॉन्ट्रैक्शन होने लगा तो यहाँ से सिग्नल आता है, और यहाँ से सिग्नल यानी एड्रेनलिन आता है, एक केमिकल है जो यहाँ बनता है एड्रिनल मेडुला में, और यहाँ से आकर ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है, और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पर इसका एक्शन यूट्रस को रिलैक्स करता है। और जैसे ही बच्चे की बर्थ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन के जाते ही ये प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, बच्चा पैदा हो गया, यूट्रस निकाल दिया गया, प्लेसेंटा निकाल दिया गया। अब इसका ध्यान जैसे इसकी तरफ जाता है, बच्चा जब फीड करेगा, सक करता है ये, तो सक होने की वजह से ये मिल्क का इजेक्शन कराता है, मिल्क इजेक्शन। तो यूट्रस है, समझ गए आप? तो देखिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, जैसे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से निकली नाल, और इसके अंदर ये बच्चा है जो इसके अंदर है, ये हार्मोन बनाते हैं, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोजेस्टेशन है। They maintain endometrium, they maintain everything, they maintain relaxation.
है नहीं, आपने इतने दिनों तक हम लोग यही पढ़ते रहे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एड्रेनलिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करके इसको रिलैक्स करा के रखता है, रिलैक्स। ये जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियल सेल्स, इनको रिलैक्स करके रखता है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियल सेल्स है, एड्रेनलिन इस पर एक्ट करेगा और एक्ट करके इनको रिलैक्स करके रखता है। ऑलराइट, और जैसे हम लोग जानते हैं कि यूट्रस है, तो यूट्रस में यूट्राइन आर्टरीज होती हैं। ठीक, तो जैसे इससे इसमें कैल्शियम जाता है, कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देते एक तरह से, ये इसको रिलैक्स करके रखते हैं। इसका मतलब है, इसलिए आपको खाली बताया, नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं करते। तो देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी है तो इट शुड रिमेन रिलैक्स्ड। ठीक है, इट शुड रिमेन रिलैक्स्ड, द चाइल्ड मस्ट ग्रो कंप्लीट, इसकी लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ जो है उसको कंप्लीट करे तब बाहर आए। यहाँ की लाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यूट्रस के अंदर की लाइफ तब बाहर आए। तो इसको रिलैक्स रखने के लिए कौन काम करता है ये आपको मालूम है। सम टाइम देयर इज रिस्क, रिस्क ऑफ अबॉर्शन। यानी अभी बच्चा यहीं पर मौजूद है, ठीक है, और अभी मैच्योर भी नहीं हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, देयर इज रिस्क ऑफ अबॉर्शन। तो हमें एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जैसी दवा चाहिए, बिकॉज एड्रेनलिन भी रोक नहीं पा रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन अगर होने लगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एड्रेनलिन मस्ट कम, और एड्रेनलिन कम्स, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है। तो हमें एक ऐसी दवा की जरूरत है जो एड्रेनलिन की तरह काम करती हो और इसके साथ मिलकर काम करे। तो ऐसी दवा जो एड्रेनलिन की तरह मिलकर काम करती है और इसको रिलैक्स रखेगी, उसे हम लोग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं।
तो एड्रेनर्जिक दवा जो एगोनिस्ट है, जो इसी की तरह काम करती, वो रिटोड्रिल है। इसे हम टेबलेट या इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। क्लियर। रिटोड्रिल का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ रिटोड्रिल? हमें क्यों चाहिए? इन सब दवाओं की जरूरत क्यों है? इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ गया। तो कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान जो बीपी बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी ऐसी दवाएं जो कैल्शियम को, मतलब हम दूसरे एंगल से देते हैं, बीपी के एंगल से हम देते हैं, है ना। हम लोग जब जो ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, तो वहां इसको बहुत इंपॉर्टेंस देकर पढ़ा जाता है। बीपी को कंट्रोल करने वाली महत्वपूर्ण दवाएं होती हैं, जैसे एम्लोडिपिन। तो व्हेन वी गिव एम्लोडिपिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका असर यूट्रस पर भी होता है और ये यूट्रस को रिलैक्स करके रखता है। इट इज अ यूट्राइन रिलैक्सेंट। ये बीपी को कम करेगा, प्लस इट इज यूट्राइन रिलैक्सेंट। इट इज यूट्राइन रिलैक्सेंट। ऑलराइट। तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि जब इस बच्चे की बर्थ की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसके बर्थ की पैदाइश का समय आने लगा है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के आसपास इस दवा को बंद करना पड़ेगा। बिकॉज इट इज यूट्राइन रिलैक्सेंट। समझ में आ गया? मतलब ये अचानक इसका नाम यहाँ क्यों आया? समझ में आ गया आपको? ऑलराइट। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए एंड देयर इज रिस्क ऑफ अबॉर्शन, तो टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो एड्रेनालिन की तरह एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करके यूट्रस को रिलैक्स करेगी। समझ में आ गया आपके? और इस बात का दूसरा एंगल है, वो दूसरा एंगल ये है कि तमाम सारी लेडीज में बहुत कॉमन है ये कि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
तो बीपी को कंट्रोल करने, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी को नॉर्मल रखने के लिए कई तरह की दवाएं, उनमें से एक दवा ये भी है। अगर मजबूरी हुई कि इस दवा का इस्तेमाल करना ही पड़े और दवाओं से काम नहीं चल रहा है, इस दवा का इस्तेमाल किया गया, तो इससे जब बच्चे की बर्थ का समय आता है उस समय इस दवा को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। बिकॉज इस दवा का लगातार ब्लड में मौजूद रहना वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का विरोध करेगा, इसलिए इस दवा को बंद करना पड़ेगा। बिकॉज ये दवा क्या है, यूट्राइन रिलैक्सेंट है, ये ऑक्सीटोसिन के एक्शन का विरोध। दूसरा एस्पेक्ट ये, तीसरा एस्पेक्ट जो होता है वो ये होता है, दो एस्पेक्ट आपने समझ लिए। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि यहाँ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से जुड़ा फीटस, ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस, due to variety of reasons, somebody wants to abort it, abortion यानी अबॉर्शन का मतलब इसकी लाइफ, यहाँ की लाइफ लगभग 9 महीने बोलते हैं, 9 महीने, अब 36 हफ्ते, यानी 36 हफ्ते, 37, 38 इतने हफ्ते इसकी लाइफ, लेकिन somebody wants to abort it। तो इसको अबॉर्ट करने के लिए बाहर से किसी ऐसी दवा को देना पड़ेगा जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ावा दे, लाइक ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन। या प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दवाएं हैं। हम लोग एर्गोमेट्रिन अलग से पढ़ते हैं, पूरा एक चैप्टर है एर्गोमेट्रिन पर, बिकॉज इसका इस्तेमाल और भी बहुत कुछ है। एर्गोमेट्रिन यूट्रस पर, लाइक इट एक्ट्स ऑन यूट्रस, और इसके एक्शन की जगह जो होती है, यहाँ जिस जगह पर एक्ट करता है, जहां पर जो साइट ऑफ एक्शन है, उन्हें हम लोग, है ना, अल्फा रिसेप्टर एंड 5HT रिसेप्टर बोलते हैं। अभी ये मत पूछेगा कि ये क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके बारे में हम लोग अलग से एक चैप्टर पढ़ते हैं, वहां इन सब बातों के बारे में हम लोग जानते हैं। मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर कोई जगह है जिसके साथ ये इंटरेक्ट करता है, कोई मॉलिक्यूल है जिसके साथ इंटरेक्ट करता है ये, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, राइट। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नॉट अ फेवरेबल ड्रग, इट इज नॉट अ फेवर्ड ड्रग, बिकॉज उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पूरे यूट्रस में होने लगता है। कई बार यूट्रस जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और इससे बीपी बढ़ने का खतरा रहता है।
Prostaglandin can be used for this. It can be used. Oxytocin can be used. अभी आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको एक जनरल एक आइडिया, वी आर गिविंग अ जनरल आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ये हो गया कि somebody wants to be the child to be aborted. अबॉर्शन का मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी कोशिश को अगर बीच में ही खत्म कर दिया जाए तो हम बोलते हैं द एफर्ट हैज बीन अबॉर्ट, है ना। इस शब्द का इस्तेमाल कई जगह पर होता है ना। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि इसका ये इस्तेमाल जगह है। अबॉर्शन जैसे लोग लगेगा अबॉर्शन तो यहाँ होता है, इस जगह जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जब माइग्रेन का अटैक अबॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो माइग्रेन का अटैक अबॉर्ट करने का मतलब माइग्रेन नाम का जो सरदर्द है वो 72 घंटे तक रह सकता है, लेकिन बीच में दवा देके बीच में खत्म कर देते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं टू अबॉर्ट द अटैक ऑफ माइग्रेन। अबॉर्शन का मतलब कोई भी घटना जो एक पर्टिकुलर समय के लिए रहती है, अगर बीच में ही खत्म कर दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अबॉर्शन। हेलो, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अच्छा अभी क्लास के बाद अभी मैं पढ़ा रहा हूँ फर्क, ठीक है इसके बाद। ओके, समझ में आ गया। देन sometime there are other things also like इंडक्शन ऑफ लेबर, ये यूज करना चाहते हैं। जैसे इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा लगभग मैच्योर हो गया है और ये अंदर परेशानी में है। जैसे जो इसकी नाल होती गर्दन में फंस गई है, छटपटा रहा है अंदर, तो इसको बाहर निकालना है, समय से पहले पैदा करना है इसको, इंडक्शन ऑफ लेबर। लोग ऑपरेट करके निकाल देते हैं, दूसरा तरीका ये भी, लोग तमाम सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं वो इसी तरह कर लेते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर यानी बर्थ की प्रक्रिया शुरू करनी है समय से पहले, एक तरह से समझ लीजिए। या कभी कभी इसकी वजह ये भी होती है कि पोस्ट मैच्योरिटी हो गई है, कि बच्चा मैच्योर से मैच्योर हो गया, समय निकल गया लेकिन पैदा नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हो रहा है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए मतलब लेबर यानी बर्थ की प्रक्रिया को शुरू कराना है, तो बाहर से ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं। एक क्या है कि बच्चा डिस्ट्रेस में है लेकिन मैच्योर हो गया है, इसको बाहर निकालना, फीटल डिस्ट्रेस। दूसरा पोस्ट मैच्योरिटी यानी कि बच्चा ज्यादा मैच्योर हो गया और लेबर की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो रही है, तो हमको इसको इंड्यूस कराना है, इसको पैदा कराना है। ठीक है, रिमेंबर वी आर नॉट, हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं।
All right. कभी कभी क्या होता है कि लेबर की प्रक्रिया यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, लेकिन दीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर इनएडिक्वेट, अपर्याप्त है, जिससे डिसेंट नहीं हो पा रहा है। बच्चा नीचे नहीं उतर पा रहा है। यूट्राइन जैसे यूट्रस जैसे जड़, यूट्राइन इनर्शिया है, जड़त्व तो आ गई है जैसे इनर्शिया। कॉन्ट्रैक्शन कमजोर है, ऑक्सीटोसिन जोर लगा रहा है, तो ये नेचुरल ऑक्सीटोसिन है जो यहाँ से आया है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, यूट्राइन इनर्शिया को ट्रीट करने के लिए बाहर से ऑक्सीटोसिन दवा के रूप में भी दी जाती है। राइट। समटाइम्स, समटाइम्स नहीं, मतलब इज लाइक ऑलवेज। द बेबी हैज बीन डिलीवर्ड, एक बच्चा पैदा हो गया। द बेबी इज बॉर्न, ये नाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड। राइट। इट हैज बीन लाइगेटेड, इसको बांध दिया गया और इसको काट दिया गया। अब ये भी बाहर निकलेगा, ये भी डिलीवर होगा, तो ये डिलीवर हो गया। अब ये खुल गया। पोस्टमार्टम प्रेग्नेंट यानी डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज होने की संभावना, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो होगी, बट देयर इज रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम, बड़ी ब्लीडिंग होने की संभावना। तो पोस्टमार्टम हेमरेज की संभावना को समाप्त करने के लिए यानी प्रोफाइलेक्सिस, यानी संभावना को समाप्त करने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए, और अगर लाइक पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया तो लाइक ट्रीटमेंट के लिए लाइक एर्गोमेट्रिन में भी यूज, एर्गोमेट्रिन एंड मिथाइल एर्गोमेट्रिन।
बिकॉज एर्गोमेट्रिन मिथाइल एर्गोमेट्रिन के असर की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड वेसल्स बंद हो जाएंगे। तो लाइक नॉन नॉन जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इस तरह का है, नाशपाती के साइज का लगभग इतना। लेकिन चाइल्ड बर्थ की वजह से इट इज डाइल्यूटेड या इट इज डायलेटेड, फैला हुआ है ये। तो इट इज बैक टू द नॉर्मल स्टेज, इसी जगह इसको वापस नॉर्मल स्थिति में ले जाने के लिए, यूट्राइस इन्वॉल्यूशन के लिए, ये इन्वॉल्यूट कर जाए नॉर्मल साइज में, नॉर्मल साइज का हो जाए, इसको हेजन करने के लिए कि जल्दी नॉर्मल हो जाए, साइज का नॉर्मल हो जाए, इसके लिए भी एर्गोमेट्रिन का इस्तेमाल होता है। We have thought, we have read about the basics of the whole thing, right? तो समटाइम्स कितने सारे शब्द इसमें इस्तेमाल हम लोगों ने किए हैं। Obviously we will be talking about the whole thing again, है ना। हम लोग इस बात की पुनरावृत्ति करेंगे, फिर उस बात को पढ़ेंगे, विल बी रीडिंग अबाउट इट, एंड अगली बार जो इम्फेसिस होगा दैट विल बी मोर ऑन द ड्रग्स। बेसिक बातें आपको बता दी हैं, लेकिन जब ड्रग्स पढ़ेंगे फिर इनके बारे में, फिर इन्हीं का जिक्र आएगा, इन्हीं बातों का जिक्र होगा। ना यू नो कि ये जो दवाएं हैं, या जहाँ फार्माकोलॉजी में हम लोग शरीर में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, शरीर की नॉर्मल एक्टिविटी को चलाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन बॉडी में बनता है, ठीक है। उस ऑक्सीटोसिन को बाहर भी बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल दवा के रूप में होता है। तो फार्माकोलॉजी आपको नॉर्मल एनाटॉमी यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड दवा के जोड़ को समझाती है। जैसे आप में से कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमारी फिजियोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, तो आप पढ़ते जाइए पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, आपकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी, बेसिक जो वर्किंग एनाटॉमी और बेसिक फिजियोलॉजी है वो आपकी समझ में आने लगती है। ठीक है, थैंक यू।